वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं घात के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पावर क्या होती है। तो देखिए, आज हम जानते हैं। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है घातांक, जिसे हम पावर भी कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घातांक या हम बात करें पावर की तो होते क्या हैं ये। तो उससे पहले हम यहाँ एक चीज़ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ a और उसके ऊपर n। मैंने यहाँ पर a लिखा और उसके ऊपर राइट साइड में दाईं और ऊपर की तरफ n लिखा है। तो इसे हम अब क्या कहेंगे? तो हम इसे अब जो पढ़ते हैं वो होगा a की घात n। इसे हम पढ़ेंगे a की घात n तथा इसके बाद अगर हम इसे ऐसे ही लिखते हैं a पर n, तो इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं n घातांक a। तो हम इन दोनों में से इसे किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। या तो हम पढ़ेंगे a की घात n या फिर करेंगे n घातांक a। अब इसके बाद हम यहाँ ये जान लेते हैं कि a और n है क्या। तो देखिए, यदि हम लिखते हैं a और उस पर n, तो यहाँ पर जो ये a दिया हुआ है हमें, तो इस a को हम कहेंगे आधार। इसे हम आधार कहेंगे। और इसके ऊपर राइट साइड में जो चीज यहाँ जो ये n दिया हुआ है, इसे कहा जाता है घात। तो आधार और जो घात है वो हमेशा इस तरह लिखी होगी कि आधार यहाँ होगा आधार, और इसके ऊपर दाईं ओर हम यहाँ पर लिखेंगे घात। ये जो घात है ये हमारी कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। और हम आधार की बात करें तो आधार हमारा कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन हम ध्यान रखें कि हमारा जो आधार है वो 0 ना हो। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो आधार है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो घात है वो कुछ भी हो सकता है, ये 0 की इक्वल भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे घात जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर्स से। तो होल नंबर्स में सभी आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें होल नंबर्स की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे आधार है वो तो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारी घात है वो हमारी घात, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी एक रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में परिमेय अपरिमेय सभी तरह की संख्याएं आ जाएंगी। तो अब इसके बाद हमने ये जान लिया है कि a के ऊपर n लिखने पर इसे पढ़ा जाएगा a की घात n, तथा a के ऊपर n लिखने पर इसे हम पढ़ सकते हैं n घातांक a। यहाँ पर हमने जान लिया है कि n को घात कहा जाता है और a को आधार कहा जाता है। और यहाँ पर हम अच्छे से इसको देख भी चुके हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आधार और उसके दाईं और ऊपर की तरफ लिखी हुई जो चीज़ होगी वो घात कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से नियम हैं और उन नियमों को हम अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद उन नियमों के आधार पर हम कुछ सवाल भी हल करके देखेंगे। तो देखिए घातांक का जो हमारा नियम है वो पहला नियम है a की घात m गुणा a की घात n। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे a की घात m प्लस n। अब इसमें ऐसा हमने क्यों किया है इसे भी हम जानेंगे। यदि हम यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं, यदि हमारा आधार सेम हो, मतलब आधार अगर समान हो और दोनों ही आधार समान हो और दोनों ही आधार यदि गुणा में दिए हुए हों, तो जो उनकी घातें हमें दी हुई हैं m और n, उन्हें हम जोड़कर लिख देते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखते हैं 2 की घात 3 और ये गुणा करते हैं 2 की घात 2 से, तो इसका जो हल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम जो आधार दोनों समान हैं उसमें से एक बार आधार को लिख लेंगे, फिर उसके बाद पहले आधार के ऊपर लगी हुई जो घात है उसे लिखेंगे 3, फिर उसके बाद दूसरे आधार के ऊपर लगी हुई घात 2 को भी साथ में जोड़कर लिख देंगे। इसके बाद जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3 और ये 2 मिलकर हो जाएंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। और इसके बाद अगर हम चाहें तो इसे हल करके लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो
टॉपिक है वो है घातांक, तो इसलिए हम इसका आंसर भी सिर्फ घात के रूप में ही लिखेंगे। तो इस तरह से 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 2 ये बराबर होगा हमेशा ही 2 की घात 5 के। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमें कौन सा नियम बताता है? ये नियम इस तरह यहाँ से आता है, a की घात m इंटू a की घात n, जो हमेशा बराबर होगा a की घात m प्लस n के। तो देखिए अब अगला नियम देखिए, हमारा जो दूसरा नियम है उसके अनुसार यदि a की घात m हो और उसमें हमें भाग देना हो a की घात n से, तो उसे हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमने देख लिया है दोनों ही आधार हमारे समान हैं। आधार समान होने पर और घातें अगर अलग अलग हों तो दोनों ही जो हमें संख्याएं दी हुई हैं वो अगर भाग में दी हुई हों तो हम उन्हें क्या करेंगे? उनकी जो घातें हैं उनको घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक हमें शर्त याद रखनी होगी, वो ये रहेगी कि m का जो मान है वो हमेशा ही बड़ा होना चाहिए n से, तब हम ये रूल फॉलो करेंगे। तो एक उदाहरण से इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यदि हमें दिया हुआ है 7 की घात 3 और उसके बाद इसमें अगर हमें भाग देना हो 7 की घात 2 से, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? ये हमारा बन जाएगा 7 की घात 3 और इसमें भाग देना होगा हमें 7 की घात 2 से। फिर इसे आगे बढ़ाकर सवाल को और हल करते हैं। ये हो जाएगा 7 की घात 3। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 7 की घात 3, उसके बाद जो घात यहाँ पर दी हुई है 2 उसे हम घटाकर लिख देंगे। तो हमने 2 लिख दिया है और ये बन जाएगा हमारा 7 की घात 3 माइनस 2, और 3 में से 2 घटाने पर बचता है हमारे पास 1, ये बन जाएगा 7 की घात 1। और ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि हमें एक घात दी हुई हो तो हम उसे अगर ना भी लिखें तब भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या की जो निम्नतम घात है वो 1 हमेशा ही होती है। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 7 की घात 1 बराबर होगा 7। तो इस तरह से हमने इसे हल कर लिया है। तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि इसका जो हल होगा वो हो जाएगा सिर्फ 7। और इस तरह से हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो या फिर हम इसे चाहें तो एक घात के साथ भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए अब अगला नियम देखिए, अब हमें अगला नियम दिया हुआ है यहाँ पर, यदि a की घात m हो और उसमें भाग देना हो हमें a की घात n से। जैसा हमने पहले देखा था पिछले नियम में, ये उसी की तरह एक नियम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो इसका हल है वो कुछ इस तरह से आएगा, 1 बटे a की घात n माइनस 1 m। अब इसे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ n का जो मान है वो m से बड़ा है। पिछले नियम में क्या था? m का मान n से बड़ा था, लेकिन यहाँ पर n का मान m से बड़ा है। इस वजह से हम क्या करेंगे? n में से m को घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसे 1 के बटे के रूप में लिखना होगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल से इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 और उसकी घात हमें दी हुई है 7। अब इसके बाद हमें भाग देना है इसमें 4 की ही घात, अब हम ले लेते हैं 9। अब हमें क्या करना होगा? इसे हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा 1 बटे, और यहाँ लिखेंगे हम पहले 4, उसके बाद हमने देखा कि जो घात बड़ी है उसे पहले लिखना होगा। तो 9 इसमें बड़ी संख्या है, पहले 9 लिखेंगे, फिर घटाएंगे उसमें से 7 को, ये हो जाएगा 7। और इसका हल अब करेंगे तो ये हल हो जाएगा 1 बटे 4 की घात 9 में से अगर 7 घटाते तो यहाँ पर बचता है 2, और ये इसका हल होगा। देखिए हमारा अगला नियम है, यदि हमें दिया हुआ है किसी भी संख्या की घात m दी हुई है, किसी संख्या की घात हमें पहले से दी हुई है, और उसके बाद उस पूरी घातांक के साथ जो संख्या दी हुई थी उसके ऊपर भी अगर कोई घात लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? उस आधार को हम वहां लिखेंगे और उसके बाद जो दोनों घातें हमारे पास उपस्थित हैं m और n, उन दोनों ही घातों को हम गुणा के साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? a की घात m इंटू n। तो यहाँ हम इसे इस तरह बनाकर लिखेंगे, ये हो जाएगा a की घात m और ये n। इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए, यदि हमें दिया हुआ है 3 और उसकी घात हमें दे दी जाती है यहाँ पर 6। अब उसके बाद यहाँ पर 3 की घात 6 हमें पहले से दिया हुआ है, और उसके ऊपर हमें इसमें घात लगानी है यदि 2, तो यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाएगा 3 की घात 6 गुणा ये 2, और इसके बाद जब इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की घात 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की घात 12।
तो इस तरह से इसका जो हल हमारे सामने निकल कर आता है वो हो जाता है 3 की घात 12। तो देखिए अब हम बात करते हैं अगले नियम की। चलिए देखिए, यह हमें बहुत ही आसान सा लेकिन थोड़ा सा कठिन एक नियम दिया हुआ है। वो आसान इसलिए है क्योंकि देखने में हमें इसे आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि हमें इसे एक बार पहले समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें, यदि a की घात हमें 0 दे दी जाती है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ हमने पहले ही जानते हैं कि a जो है कोई भी संख्या हो सकती है, तो यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। और यहाँ इसकी एक शर्त ये भी है कि a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो a है वो 0 ना होकर कोई भी संख्या हो तो उसकी घात यदि हम 0 कर दें तो वो हमेशा 1 में परिवर्तित हो जाता है। तो एक उदाहरण से इसे हम समझेंगे। देखिए, यदि मैं लिखता हूं यहाँ पर 5 और उसकी घात 0 तो ये बन जाता है 1। और इसके बाद यदि मैं बात करता हूं किसकी, यदि मैं यहाँ लिखता हूं 100 और उसकी घात यदि मैं 0 कर दूं तब भी ये 1 के बराबर ही होगा। देखिए यहाँ पर 5 की घात 0 करने पर भी 1 के बराबर है और यहाँ पर 100 की घात 0 करने पर भी वो 1 के बराबर है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना करें आप, ये आपको मैं नोट में लिख देता हूं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कहीं आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप a की घात 0 कर दें, वो आपका जो आंसर है 1 के इक्वल हो, और आप फिर कहें कि सर हम b की घात भी 0 करते हैं और वो भी हमारा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ हमने देखा दोनों के RHS इक्वल हैं, तो हम कहें कि LHS भी इक्वल होंगे। तो आप ये कहोगे फिर कि a की घात 0 बराबर हो जाएगी b की घात 0 के। दोनों की घातें बराबर होने की वजह से संख्याएं भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि घात अगर बराबर है तो संख्या बराबर होने पर ही ऐसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। अगर हम ये तब संभव नहीं है जब हमारे पास घात 0 हो। यदि हम घात की बात करें, यदि हमारे पास घात यदि 0 दे रखी हो तब उस स्थिति में ये संभव नहीं है। अन्यथा किसी भी घात की स्थिति में ये जो हल यहाँ पर दिया हुआ है ये हल संभव है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक बात करता हूं कि 2 की घात में 3 लिखता हूं और यहाँ मैं लिखता हूं कि कोई भी संख्या मेरे पास दी हुई है उसकी घात भी 3 है, तो हमने देखा यहाँ पर उसे हम x मान लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूं 2 की घात 3 तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बराबर होना चाहिए। x की घात 3 है तो ये हो जाएगा x गुणा x। यहां हम इनका गुणा करते हैं तो देखिए एक संख्या 2 और 3 संख्या है, उनका आपस में गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आ रहा है। तो यहाँ सीधी सी यही बात निकल कर आती है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तभी जाकर ये सिद्ध होता है कि जो हमारा x है वो 2 ही हो सकता है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा है, इस नोट में हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो a है अगर उसकी घात 0 कर दी जाए तो वो 1 के बराबर होगा और b की घात 0 करने पर भी वो 1 के बराबर होगा। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि a और b दोनों ही बराबर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या 5 की घात 0 करने पर एक आंसर आता है और 100 की घात 0 करने पर भी एक आंसर आता है। तो 100 और जो 5 है वो दोनों आपस में, ये 5 और जो 100 है वो कभी बराबर नहीं होंगे। ये अच्छे से आप समझ लें, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले नियम पर। देखिए यहाँ हम बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ एक नियम हमें दिया हुआ है, यदि a की घात -m दी हुई हो अगर और हम उस घात को प्लस में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ हमें जो घात दी हुई है वो ऋणात्मक है, अगर उसे हम धनात्मक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस पूरी ही संख्या को 1 के बटे में लिखना होगा। तो हमें उस संख्या को 1 के भाग में लिखना होगा, तभी जाकर वो वहां पर उपस्थित जो घात है वो ऋण से धन में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसके बाद एक बार और फिर से बात करते हैं, यदि हमें कोई घात धन में दी हुई है, धनात्मक अगर वो घात हमें दी हुई है और उसे हम ऋणात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें फिर भी उसको 1 के बटे में ही लिखना होगा। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इसको यहाँ और इसे यहाँ पर परिवर्तित कर दिया है, तभी जाकर ये भी नियम हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे फिर से। तो उदाहरण देखिएगा, यहाँ हम लिखते हैं, मान लीजिए 3 और उसकी घात -5। जब 3 की घात -5 करते हैं तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है 1/3 की घात 5। और हम अगर इसे चाहें तो
अगर इसके बटे में 1 माने तो यहाँ हम वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर क्या हो जाएगा, या फिर हम बात करें इसे हम इसके साथ गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब इसके बाद ये हो जाएगा बराबर 1/1। यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पर 1 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 में 3 की पावर -5। तो इस तरह से ये भी हमारे सामने सिद्ध हो चुका है कि यदि हम 3 की घात 5 को माइनस में परिवर्तित करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, उसे 1 के बटे में लिखना होगा, या फिर अगर हमें माइनस में घात दी हुई है तो प्लस में परिवर्तित करने के लिए भी उसे हमें 1 के बटे में ही लिखना होगा। तो इसके बाद हम अगले नियम पर चलते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले नियम की। वो है यदि किसी संख्या की गुणा में दूसरी संख्या दी हुई हो और दोनों की घात 1 ही हमें दे दी जाए, जैसे हमें a इंटू बी की होल पावर, मतलब दोनों के एक साथ में घात दी हुई है, वो दी हुई है हमें m, तो हम क्या करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की जो हमारी घातें उपस्थित की गई हैं उस घात को हम इन दोनों ही संख्याओं को अलग अलग बांट देंगे। तो हम इसे कैसे करेंगे, एक बार उदाहरण से फिर समझेंगे। तो देखिए यदि हमें दे दिया जाए 2 इंटू 5 की होल पावर 3, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। देखो अगर हम चाहें तो हम पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और इसकी जो घात लगेगी वो हो जाएगी 3, तो इसे लिख देंगे 10 की घात 3। ये हो जाएगा। यदि हम ऐसा ना करना चाहें तो हम इस तरह से इसे परिवर्तित करके लिख सकते हैं। इसका अगर हम हल देखना चाहें तो यहाँ मैं इसका हल लिख कर बता देता हूँ आपको। 2 की घात यदि मैं 3 करता हूँ तो लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके बाद 5 की घात भी 3 करनी है तो वो बन जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए एक बार फिर से मैं बनाता हूँ। 2 का गुणा जब 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10, फिर इस 2 का गुणा इस 5 से करेंगे तो फिर से आएगा 10, और इस 2 का गुणा फिर 5 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 10, और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3, जो मेरा बराबर होता है 1000 के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले मैंने 1 लिखा फिर उसके बाद उसकी 3 0 लगा दी। ऐसे ही मैं अगर इसे करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1000 के बराबर। तो हमने देखा यहाँ पर इसका मान भी 1000 आया है और इधर इसका मान भी 1000 ही आया। तो इस तरह से हम यदि दो संख्याएं अलग अलग हमें गुणा में दी हुई हैं और उन दोनों संख्याओं पर एक ही घात दी हुई हो हमें, तो हम क्या करेंगे, उस एक ही घात को दोनों संख्याओं पर पूरी तरह से बांट देंगे। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला नियम क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं, यदि हमें संख्या कोई भी दो संख्याएं एक दूसरे के बटे में दी हुई है, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है a बटे b और इसकी पूरे में एक ही घात दी हुई है, वो है हमारे पास में m। तो हम क्या करेंगे, जो हमें घात दोनों संख्याओं पर समान रूप से एक साथ दी है उस घात को हम इन दोनों ही संख्याओं को अलग अलग वितरित कर देंगे। हमने ऐसा कब किया, पहले हमने नियम में देखा कि दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणा में थी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से भाग में हैं। तो यहाँ यदि हमें भाग में संख्याएं दी हुई हैं तब भी हम क्या करेंगे, जो हमें घात दी हुई है वो हम घात पहली संख्या और दूसरी संख्या पर बराबर रूप से लगा देंगे। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए यदि हमें दे दिया जाए 5/2 की होल पावर 3, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ाएंगे इसे। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 बटे और ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3। अब इसके बाद यदि अगर हम इसे हल भी करना चाहें तो ये हमारा सवाल बन जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 से यदि मैं 5 को 2 से भाग करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये बन जाता है, पहले 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 और 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 125 आएगा। फिर इसमें भाग का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे, फिर दोबारा उससे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इसको देखिए 125/8। अब इसमें हम भाग देते हैं, पहले 8 से 12 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 8, बचेगा 4 और ये हो जाएगा 5 मिलकर 45। 45 में भाग देंगे तो 8 से 45 में नहीं भाग जाएगा, 40 में जाएगा 5 बार। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 40
40 के बाद पॉइंट लगाकर ये हो जाएगा कितना हमारा 5 बचेगा। यहाँ से 5 में पॉइंट लगा दिया हमने 0, वो हो गया 50। फिर उसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा 48 आ जाएगा। यहाँ पर 6 बार हमने भाग दे दिया। उसके बाद 2 बचेगा, फिर 2 में हम भाग देंगे तो 2 में भाग देने पर 2 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर 4 बचेगा, 4 में 0 बढ़ने पर वो हो जाएगा 40 और फिर 5 बार भाग जाएगा। और इस तरह से जो हमारी ये संख्या थी इसमें भाग देने पर 15.625 हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमने इस संख्या को हल करके प्राप्त किया है। यदि हम चाहें तो इसे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए जरा। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/2 की घात हमने 3 लगाई थी, तो इसे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखते हैं 5/2, तो 5 में अब हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5। अब इसकी घात हम कितनी करेंगे, 3 कर देंगे, तो इसे हम लिखते हैं 2.5 इंटू 2.5। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं, 25 का गुणा अगर हम 25 से करते हैं तो वो हो जाता है 625। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.25। मैंने ऐसा क्यों किया है, जब भी कभी पॉइंट की संख्या में दी हुई हो, जब उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणा तो हमारा उसी तरह से होगा जैसा कि हम करते हैं, लेकिन हमें पॉइंट का क्या करना है, हमें गिनना होगा पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं दोनों तरफ दी हुई हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है और इधर भी हम देखते हैं तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो दोनों संख्या कितनी हो गई, एक इधर और एक इधर, तो 2 संख्याएं हो चुकी हैं। तो हम जो हमारा आंसर आया है उसमें 2 संख्या छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.25। अब फिर से मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, तो 25 का गुणा इसमें सीधा कर देते हैं हम। 25 का जब 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, यहाँ जाएगा 5 और हासिल हो जाएगी 12। 25 का गुणा 2 से करेंगे, 25 दूनी 50, 50 और 12 की बात करें तो हो जाएगा 62। यहाँ पर 2 आ जाएगा और हासिल लग जाएगी 6। 25 छिक्की 150, 150 हो जाएगा, 150 और ये 6 मिलकर हो जाएगा 156। तो ये 156 हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 संख्या यहाँ पर और एक ये 3, तो हम 3 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और ये 3 संख्या बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो जो हमारा हल था वो ये निकल कर आया है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह जब हमने घात को हल करके, हमने जब घात जो हमें दी हुई थी उसको हमने सूत्र के अनुसार अलग अलग बांट कर लिखा, तब भी हमारा आंसर वही था। और इधर हम बात करते हैं यदि हमने उसी संख्या को पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाद उसकी घात जो हमने लगाई थी उसके बाद भी हमारा हल वही निकला है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस नियम को काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे इस नियम को काम में लेने के बाद भी हमारे उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब अगला नियम क्या होगा। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है, यदि किसी भी संख्या की घात 1/2 दे दी जाए, यदि हमें कोई भी संख्या दी हुई हो और उसकी घात 1/2 कर दी जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम यहाँ एक चिन्ह लगाएंगे, जिस चिन्ह को कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले इस तरह एक लाइन खींचेंगे, एक यहाँ पर, और इसे सीधी लाइन खींच के बना देंगे। यहाँ पर इसमें अंदर वो संख्या लिखेंगे जो यहाँ पर दी हुई है, तो हम इसे जानते हैं, इसे हम आधार कहेंगे, तो यहाँ पर हम आधार लिख देंगे। तो यहाँ पर आधार लिखने के बाद इसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने इस चिन्ह के साथ में अंदर आधार लिख दिया है, तो हम इसे कहेंगे वर्गमूल। इसे कहा जाता है, इस चिन्ह को, जो यहाँ पर ये चिन्ह हमने बनाया है, इसे वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे वर्गमूल। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि किसी की घात हमें आधी निकालनी हो, 1/2, किसी संख्या के ऊपर 1/2 घात दी हुई है, तो इसका मतलब है उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। ये बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक नियम और मैं इसी के साथ जोड़ते हुए बात करता हूं। यहां पर यदि हमें किसी भी संख्या के साथ में उसकी घात 1/n दे दी जाए, तो हम क्या करेंगे, यही वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहां लिख देंगे हम आधार। जो हमारा आधार है वो क्या है, हमारा आधार a दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर a लिख देंगे। मैं यहाँ पर स्लैश का चिन्ह लगा के लिख रहा हूँ दूसरा, ये हो जाएगा हमारा a। अब उसके बाद जो यहाँ हमें 1/2 में जो घात दी हुई है ना, वो हम यहाँ लिखेंगे n, या फिर यहाँ पर। इसका मतलब है हमें इसका वर्गमूल तो करना है, लेकिन कितनी बार, जितना यहाँ दिया हुआ है। ये जो चिन्ह हमें दिया हुआ है, इस चिन्ह का मतलब तो होता है घात का 1/2 आधा होना, लेकिन यहाँ पर अगर हमें वो चिन्ह संख्या भी दे दी जाए तो इसका मतलब है हमें उसका वर्गमूल कितनी बार निकालना है, वो इस संख्या पर निर्भर करता है। तो इसी तरह के सवाल आप भी करते रहिए और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे
कि आपको इस तरह के सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप घात से जुड़े हुए किसी भी सवाल में कभी भी ना उलझें। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।